सभी एस्टीम्ड गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर नमस्कार। आज की न्याय चौपाल ई बैठक में सभी का स्वागत है। न्याय चौपाल का उद्देश्य है वर्तमान मतभेदों का समाधान ढूंढना। इसी संदर्भ में आज की ई बैठक की चर्चा का विषय है एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर संजय शर्मा जी से कि वह मंत्र उच्चारण द्वारा आज की ई बैठक की शुरुआत करें। धन्यवाद। नमस्कार। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात सर्व सुख प्रदान करने वाले और समस्त आपदाओं से दूर रखने वाले जगत प्रिय सबसे सुंदर उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर संजय शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री गोविंद गोयल जी को। गोविंद गोयल जी न्याय चौपाल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं एवं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। न्याय चौपाल की स्थापना एवं सफलता में गोविंद गोयल जी की अहम भूमिका रही है। अब मैं निवेदन करूंगी श्री गोविंद गोयल जी से कि वे परिचय द्वारा आज की ई बैठक को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज की न्याय चौपाल की बैठक की सीरीज में तीसरी बैठक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको जानकारी है कि न्याय चौपाल का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि जो पारिवारिक विषय हैं और जो अन्य विषय ऐसे लोगों के बीच में हैं जिनके संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, संबंधों को बचाए रखने का काम न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा विवादों के समाधान में संभव नहीं है और इसलिए उन संबंधों को महत्व देते हुए न्याय चौपाल का गठन किया गया कि ऐसे विवादों का समाधान आपसी बातचीत से, आपसी तालमेल से बैठकर उनके साथ संवाद द्वारा उन विवादों का समाधान हो। इसलिए न्याय चौपाल का मूल मंत्र भी विवाद नहीं संवाद, यही मूल मंत्र के साथ इस काम का प्रारंभ किया गया है। न्याय चौपाल एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड बॉडी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जस्टिस आर.सी. लाहौटी जी हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और माननीय श्री जस्टिस लाहौटी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में न्याय चौपाल का काम किया गया है। भिन्न भिन्न तरह के आपसी मतभेदों का समाधान भी किया गया है। न्याय चौपाल की टोलियां, न्याय चौपाल के कार्यकर्ता जगह जगह पर अपने अपने स्थान पर ऐसा प्रयास करते हैं कि आपसी बातचीत से, आपसी बैठकर आपस में उन विवादों का समाधान किया जाए। और न्याय चौपाल में कोई आवश्यक नहीं कि वकील या जज उसका होना आवश्यक नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में सब प्रकार के लोग जो वरिष्ठ हैं, जिनका इम्पार्शियल होने का ऐसी रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, ऐसे वो सभी प्रकार के लोग न्याय चौपाल में महत्वपूर्ण हैं और वो विवाद समाधान के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। ये ई बैठक लॉकडाउन के दौरान में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार की गई है और भिन्न भिन्न विषयों पर हमने चर्चा की है। आज की इस ई बैठक में हम शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे और इस ई बैठक में जो विद्यार्थियों के विषय, विद्यार्थियों की आकांक्षाएं, उनको जो लॉकडाउन में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं और जो शिक्षकों और शिक्षा प्रदान करने वाले लोगों का, उनका क्या इस बारे में उनका क्या मत है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, उसको भी सामने रख के और अपने बीच में जो वरिष्ठ पैनल के लोग हैं, एमिनेंट पैनलिस्ट हेडेड बाय जस्टिस अनिल दवे एंड श्रीमान
माननीय श्री नंद कुमार जी अपने बीच में हैं। उनके द्वारा इन सब विषयों पर सुना जाएगा और उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ एमिनेंट जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स, जैसे प्रोफेसर के अग्रवाल जी हैं, एनबीए के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर एससी शर्मा जी जो नैक के अध्यक्ष हैं, उनका भी अपने को इस बैठक में उनके विचार भी सुनने को मिलेंगे, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि नेहा जी अब निधि त्रिपाठी जी को विद्यार्थियों के पक्ष के लिए आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोविंद गोयल जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निधि त्रिपाठी जी को, जो कि जेएनयू दिल्ली में संस्कृत विभाग की छात्रा हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी हैं। देश भर के जो छात्रा हैं, लॉकडाउन में जो भी उनको समस्याएं हुई हैं उसको वो प्रस्तुत करेंगी। नमस्ते आप सभी को, और न्याय चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, छात्रों का विषय रखने के लिए। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि एक छात्र संगठन है, तो 11 और 12 मई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के पश्चात में ऐसे छात्रों की जो भी समस्याएं थी उनको जाना और उनको समझा। बस इसमें एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जब छात्रों की जो भी सुझाव आए उनसे चर्चा करने के पश्चात में एक जो मास प्रमोशन यानी कि सामूहिक प्रोन्नति का जो एक बार विषय अलग अलग राज्यों के माध्यम से सामने आ रहा है, उसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चूंकि छात्रों को भविष्य में उनकी नौकरी या उनके आदि बातों में समस्या न आए, उसको ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मास प्रमोशन नहीं होना चाहिए छात्रों का इस विषय में अपना स्टैंड लिया है। साथ ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, वो कुछ एक दो बिंदु मैं आप सभी के मध्य में साझा करना चाहती हूँ। प्रथम तो ऐसे छात्र जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट की यानी कि 12th की परीक्षाएं दी हैं, फिर ऐसे छात्र जो स्नातक के पश्चात परास्नातक में जा रहे हैं और जो परास्नातक की परीक्षा के बाद पीएचडी में की प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र हैं, ऐसे सभी छात्रों के मन में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के एक बहुत बड़ी शंका है, क्योंकि जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि राष्ट्रीय संस्थाएं, साथ ही साथ में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनकी प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के अभी किसी भी प्रकार की तिथि की घोषणा या अन्य प्रकार की घोषणाएं नहीं हुई है, जिसके कारण एक छात्र समुदाय के मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका अगला वर्ष बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको अगले सत्र में कहीं पर प्रवेश ही ना मिले और उन्हें खाली बैठना पड़ जाए। तो यह एक प्रवेश परीक्षा को लेकर के छात्र समुदाय के मन में एक बहुत बड़ी शंका की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, एक जो रिसर्च करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके मन में भी एक बहुत बड़ी शंका वाली बात है, क्योंकि ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स जिनकी पीएचडी फील्ड वर्क के आधार पर पूरी होनी थी, कोविड-19 की सिचुएशन में वो फील्ड वर्क पर नहीं जा पा रहे हैं। और साथ ही जब कोविड-19 की सिचुएशन खत्म होगी, जब ये स्थिति समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात भी देश में ऐसा कैसे, पूरे विश्व में कैसे एक माहौल बनेगा जिसको देखते हुए क्या उनका फील्ड वर्क पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और यदि फील्ड वर्क पूरा नहीं हो पाएगा तो उनका शोध, उनकी पीएचडी कैसे पूरी हो पाएगी। यह भी एक जो शोध करने वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में भी एक ये बहुत बड़ी शंका देखने को मिली जब हमने फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों से बात की। दूसरा, एक साइंस की फील्ड में बीएससी और एमएससी करने वाले ऐसे छात्र, मार्च में चूंकि लॉकडाउन हुआ और मार्च में लॉकडाउन होने के कारण उनके जो लैब में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और वो प्रैक्टिकल अधूरा होने के बाद में वो अपने घर चले गए। तो ऐसे समय में पहले तो उनके मन में ये शंका है कि उनके जो प्रैक्टिकल्स अधूरे हैं वो पूरे कैसे हो पाएंगे। दूसरा, जब अगर यदि परीक्षाएं होती हैं, वो अपने घर पर है और परीक्षाएं होती हैं, तो ये जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट उनको करने थे परीक्षा में, वो कैसे सम्मिलित हो पाएगी वो बात, यानी कि लैब में प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाएं कैसे संभव हो पाएंगी उनकी। तो यदि उन्हीं प्रैक्टिकल्स के आधार पर या कुछ परीक्षाएं होती हैं तो घर पर रह करके वो ये प्रयोगात्मक परीक्षाएं कैसे दे पाएंगे। दूसरे, उनके मन में एक शंका या उनका प्रश्न
पाएंगे, क्योंकि अगले सेमेस्टर में, अगले सत्र में सिलेबस कुछ और होगा, प्रैक्टिकल्स कुछ और होंगे, तो जो इस सत्र में छूटा है वो उसे कैसे पूरा कर पाएंगे। बेसिकली ये मेजर क्वेश्चंस थे छात्रों के। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एंड बहुत ही इलैबोरेटली, स्टिल वेरी ब्रीफली हम लोगों को समझाया कि इस लॉकडाउन के द्वारा स्टूडेंट्स को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने अगले स्पीकर मिस्टर अंकित जी को, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। वर्तमान में वे वॉलंटियर्स की टीम के साथ में मुंबई की बस्तियों में निवासियों की कोविड स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस समय वे हमारे बीच में धारावी से जुड़ रहे हैं। ओवर टू अंकित जी। थैंक यू। अनिकेत जी। नमस्ते आप सभी को। अभी फिलहाल मुंबई में जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर बढ़ा हुआ है, संख्या दिन ब दिन बढ़ती आ रही है, तो उसी के लिए थोड़ा ये कोरोना की चेन है उसको कैसे ब्रेक किया जाए, इसलिए हम जो रेड जोन है मुंबई के उसमें जाके स्क्रीनिंग करते हैं और जो हमें वहाँ पे सिम्टोमेटिक लोग हमें मिलते हैं उनको क्वारंटाइन की योजना बीएमसी के माध्यम से वहाँ होती है। पूरा अभी हम बीएमसी के माध्यम से यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ से तो जुड़ा हूँ मैं, तो आने वाले समय में मुंबई की स्थिति भी आगे अच्छी बनेगी ऐसा हमें लगता है। जो प्रश्न अभी हमारे बीच में है मैं रखना चाहता हूँ, निधि जी ने बहुत अच्छी तरह से जो स्टूडेंट्स की बात है देश भर की आपके सामने रखी है, लेकिन जो अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुंबई में रहता हूँ, जब हम देखते ये सारी स्थिति को तो यहाँ पे एक अलग माहौल अभी दिखाई देता है कि जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने एक तरह से अपनी घोषणा करते हुए कि सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का, पास करने का निर्णय किया है और इस तरह से विश्वविद्यालय की जो एक जिसे हम कहते हैं कि उनकी खुद की एक अथॉरिटी है, ऑटोनॉमी है, उसको एक तरह से ठेस पहुंचाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न इसी के लिए है कि ये सारे विषय में ये महाराष्ट्र की विश्वविद्यालय कैसे आगे बढ़ेंगी? इस तरह से सरकार जब इसमें खुद अपने निर्णय करेगी और इंस्टीट्यूट को नहीं करने देगी, कुलगुरु को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगी, तो ये इंस्टीट्यूट आगे कैसे बढ़ेंगी? हम इसका ऑटोनॉमी कैसे बरकरार रखेंगे? तो यही मेरा प्रश्न है कि हम इसका आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू अनिकेत जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रवीण जी को, जो कि आंध्र प्रदेश के सेंट्रल वर्किंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर हैं। प्रवीण जी। Good evening all of you. Myself Praveen Reddy from Telangana. I am doing PhD in Usmania University. In Telangana, corona cases day by day increasing day by day. More cases daily, 200 to 300 cases filed in Hyderabad GHMC area. In this situation, High Court of Telangana announced, please government announced the 10th exams. In Telugu states, governments in Telugu states is planning to cancel 10th board exams. In such a scenario, what guarantee can be provided them on the validity of the degree when they apply for higher education in India and abroad? And my second question is, in the entire South India, the mafia of corporate education has started online classes and collected fees from students even before completion of their 10th board exams. What action do you suggest on institutions that are putting students in this pressure situation? This is my two questions. धन्यवाद प्रवीण जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मधुलिका कौशिक को, जो कि प्रो वाइस चांसलर है उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी की। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बैठक में आमंत्रित करने के लिए। इस चौपाल का उद्देश्य जो अब जैसे कि आपने बताया बहुत ही उत्तम तरीका है सभी लोगों के पक्षों को रखने का। मैं शिक्षा प्रदान करने वालों की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही विषम परिस्थिति में हम लोग इस समय काम कर रहे हैं और ये अवसर है कि हम कुछ ऐसे उपाय सोचें जिससे लर्नर्स को, जो विद्यार्थी हैं, उनको हमेशा सपोर्ट मिलता रहे और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। अभी आपने जब बताया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर कि एक विशेष वर्ग स्टूडेंट से पैसे इकट्ठा कर रहा है क्योंकि वो उनको ई लर्निंग करके कुछ
लेसन्स देके उनके कोर्सेज पूरा करना चाह रहा है। असल में मेरा अपना मत ये है और हमने ऐसा किया भी कि विश्वविद्यालयों को यह जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। जब हमारे यहाँ 19 के बाद कक्षाएं बंद हो गई थी और ये कहा गया था कि अब लॉकडाउन के बाद ही कक्षाएं वापस शुरू होंगी, 25 मार्च से हमारे विश्वविद्यालय ने और अनेक उधर काम करने वाले निजी संस्थानों ने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्वयं ही ई लर्निंग की प्रक्रिया शुरू कर दी और सबको कहा गया कि इस तरह से अपना शिक्षा प्रदान करें कि 15 मई तक सारे कोर्सेज खत्म हो जाएं। हमें पता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, खास करके ये मेरा विश्वविद्यालय ट्राइबल एरिया को बिलोंग करता है, रांची में है और बहुत सारे बच्चे ट्राइबल एरिया से आते हैं। तो उन्हें ये कहा गया था कि आप बिल्कुल चिंता न करें, जो कुछ भी हम लेसन्स प्रदान कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग आपकी तरफ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता कि बच्चा तो अपना शुल्क पहले ही दे चुका है, हम तो उसकी डिलीवरी ही पूरी कर रहे हैं। तो जहां तक शिक्षण संस्थान कर सके ऐसा काम कि अपने बच्चों को किसी न किसी माध्यम से, मतलब या अगर इंटरनेट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास अन्य सुविधाएं हैं, जैसे हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने पावर पॉइंट के साथ रेडियो विजन का प्रयोग किया, सिर्फ ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए और वो ऑडियो लेक्चर्स कंप्लीट थे, वो अलग से प्रेजेंटेशन एक तरह से भेज दिए गए ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा और फिर वो ऑडियो इनपुट साथ में भेज दिया गया, तो बच्चे दोनों को साथ में देख सकते हैं और उनकी शिक्षा उस तरह से कोई व्यवधान उसमें नहीं आया। मैं अभी इनकी बात सुन रही थी पहले प्रेजेंटर की, जब उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। प्रैक्टिकल्स वास्तव में एक समस्या है, लेकिन इस समस्या को अगर हम दो में बांट के देखें, जो बच्चे टर्मिनल डिग्री पे हैं, जिनको पास होके चले जाना है और वर्ल्ड ऑफ वर्क में चले जाना है और प्रवेश करना है, उनका कोई ना कोई प्रयास करके हमें एग्जाम लेना ही पड़ेगा। तो उसके दो तरीके किए जा सकते हैं, जैसे आयमा ने वर्चुअल एग्जामिनेशन की एक प्रक्रिया चालू की है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बच्चे अपने घर में रहकर एग्जाम दे सकते हैं और विभिन्न विधाओं से उसका एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हर जगह लोग ये थोड़ी सी महंगी प्रक्रिया है, उसको शायद हर विश्वविद्यालय खरीद ना पाए। देयरफॉर हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो बच्चे पास करके जाने वाले हैं और वर्ल्ड जिनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं और जिन्हें ज्वाइन करना है, उनके लिए हम जुलाई के अंत में बहुत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए परीक्षा लेंगे। सिर्फ उन्हीं बच्चों की परीक्षा ली जाएगी जो पास करके बाहर निकल पा रहे हैं, जैसे MBA फाइनल के बच्चे, MCA फाइनल के बच्चे या BBA फाइनल के बच्चे, उनके फिजिकल एग्जाम ले लिए जाएं और बाकी बच्चों को जब सत्र खुले तब पहले 15 दिन में उनके इम्तिहान तब लिए जाएं। क्योंकि हम कितनी भी ये कोशिश कर लें कि सबके वर्चुअल एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिन बच्चों ने आज तक कभी वर्चुअल इम्तिहान नहीं दिया, अगर अपना डिग्री ग्रांटिंग एग्जाम उनको सडनली वर्चुअली लेना पड़े तो हो सकता है उन्हें कोई डिफिकल्टी हो। तो अभी फिलहाल यही प्लान है और अधिकतर संस्थाएं उस में यही प्लान कर रही हैं। एक तीसरी बात एक्सपेरिमेंट्स की, कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स की तरह अवेलेबल हैं, जैसे केमिस्ट्री में टाइट्रेशन वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इस सब प्रक्रिया को हम सिर्फ पासिंग आउट बच्चों तक रखें जो डिग्री लेकर निकल जाने वाले हैं, और आपने अभी बात कही मुंबई से जो सदस्य थे कि इससे विश्वविद्यालयों की अपनी ऑटोनॉमी पे फर्क पड़ता है, कि आपने कहा कि सबको प्रमोट कर दो, अल्टीमेटली उस डिग्री पे विश्वविद्यालय का नाम जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालय को कोई ना कोई ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आज कोविड का काल है, सब इस परेशानी को समझ रहे हैं, आज से 5 साल बाद जब उस व्यक्ति को ये डिग्री प्रेजेंट करनी पड़ेगी और उसकी ट्रांसक्रिप्ट में ये लिखा जाएगा कि प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, तो आई डू नॉट नो उसकी डिग्री की उस समय उसका मूल्यांकन लोग एम्प्लॉयर्स किस तरह से करेंगे। तो विश्वविद्यालय को इस समय कोई ऐसा प्रयास करना चाहिए, जैसे कि इंटरमीडिएट जो ग्रुप्स हैं, जैसे सेकेंड ईयर के बच्चे को थर्ड ईयर में जाना है, उसकी प्रमोशन करके जब थर्ड ईयर की कक्षाएं शुरू करें उसके पहले उसका एग्जाम ले लें, या कोई और तरीका निकालें जिससे उसका इवैल्यूएशन हो सके। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई छोटे प्रोजेक्ट दे दिए जाएं, या उसे कोई प्रैक्टिकल क्विजेस प्रोजेक्ट्स जिसका प्रेजेंटेशन बच्चा ऐसे, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं वैसे
बच्चा उसका प्रेजेंटेशन कर सके और टीचर उसका मूल्यांकन कर सके। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी जो प्रोजेक्ट्स करने के लिए देते हैं उनको कहा कि आप स्काइप पे प्रेजेंट कीजिए, जो कि फ्री टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता, बच्चे आराम से अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं, आप उसकी इवैल्यूएशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको रिकॉर्ड करना है ताकि दूसरे बच्चों के लिए रेफरेंस रहे, तो उसमें एक रिकॉर्ड बटन भी है जिसको दबाया जा सकता है। तो ऐसे कोई बहुत सारे प्रयास हैं जो हम कर सकते हैं, जहां से बच्चों को ये लगे कि जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका मूल्यांकन सही तरह से हो रहा है। और बहुत सारे जैसे गूगल क्विज में, गूगल फॉर्म्स में क्विजेस होती हैं, हम क्रिएटिवली क्विजेस डिजाइन कर सकते हैं बच्चों को उन्हीं चीजों पे टेस्ट करने के लिए जिन आउटकम्स को हम मेजर करना चाहते हैं। तो हम आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन की बात करके उन आउटकम्स को क्विजेस में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें और उसका रिजल्ट उसी समय उन बच्चों को दे दें और फिर कहें इसका नेक्स्ट क्विज में 3 दिन बाद लूंगा या 4 दिन बाद लूंगा। तो उन लोगों को ये लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मूल्यांकन मुझे साथ साथ मिलता जा रहा है। इससे लर्नर की एक एंगेजमेंट भी रहती है और वो शिक्षा प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, चाहे वो घर में बैठे हों। क्योंकि इस समय अगर आपने उनको पहले से बता दिया कि इस समय मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहूंगी, तो बच्चे थोड़े तैयार होके और ज्यादा प्रस्तुत रहते हैं अपनी प्रस्तुति करने के लिए। और क्योंकि वो इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए उनको इतनी हिचक भी नहीं होती जो एक नॉर्मल क्लास में बात करने में उनको होती है। तो कहीं कहीं तो मुझे लगता है उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने का ये एक मौका है जिसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए। पर पर्सनली मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बिना कोई परीक्षा लिए बच्चों को ऐसे एन मास प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब इनकी डिग्रीज का मूल्यांकन होगा, कभी इस पर प्रश्न उठ सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मधुलिका जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और स्टूडेंट्स की समस्याओं का बहुत अच्छे से समाधान भी हम सबको बताया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, निवेदन करूंगी गोविंद गोयल जी से, है हमारे स्पीकर्स का धन्यवाद नेहा जी। अपने बीच में अब एक्सपर्ट्स के तौर पर प्रोफेसर के अग्रवाल जी, जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो अपने बीच में उपस्थित हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल जी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं बेसिकली, और आप फाउंडर वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के रहे हैं और प्रेसिडेंट रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। आपका बहुत लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में और अपना सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रोफेसर के अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों को और शिक्षा प्रदान करने वालों की दोनों की बातचीत सुनकर और आप इन विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई जो समस्याएं हैं उनमें क्या समाधान संभव हो सकता है, ऐसा सुझाव दें। प्रोफेसर के अग्रवाल जी। धन्यवाद गोविंद जी, आपका बहुत बहुत परिचय के लिए। और न्याय चौपाल की ये बैठकें जो ई माध्यम से करनी पड़ रही हैं अंडर द सिचुएशन, उनको बहुत बखूबी आगे ले जाने के लिए मैं न्याय चौपाल से थोड़ा बहुत जुड़ा हूँ और आपके जो प्रयास हैं वो बहुत सराहनीय हैं और रिजल्ट्स भी ला रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ये जो आपने बैठक रखी एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज पर, तो मैंने कुछ विद्यार्थियों को सुना, कुछ शिक्षकों को भी सुना और कुछ अपना भी सोचा था। मुझे पहले मैं उनको रिएक्ट करूंगा जो हमने सुना अभी अभी। तो मुझे बहुत, जैसे कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, ये बहुत सुन के अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय तो कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा ना लें, लेकिन छात्र छात्राएं चाहती हैं कि परीक्षा हो। ये एक बहुत सुखद अनुभव है और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि छात्र छात्राओं का बहुत लंबा भविष्य उनके सामने है।
तो मेरे हिसाब से, हालांकि यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दी है। और जैसे मधुलिका जी ने अभी कहा था कि किसी तरह से हम फाइनल ईयर की परीक्षा कर लें और बाकी परीक्षा अगले सत्र के शुरू में हो जाए। यहाँ तक मुझे लगता है, जितने भी कुलपतियों वगैरह से मेरी बात हुई, जहाँ तक मोस्टली लोगों का एग्रीमेंट है कि फाइनल ईयर का एग्जाम कर लिया जाए और बाकी एग्जाम नेक्स्ट टर्म के शुरू में कर लिया जाए। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों ने या इंस्टीट्यूशन ने सभी का एग्जाम बाईपास करने की भी सिफारिश की है या डिसीजन लिया है। तो यूनिवर्सिटीज की अपनी ऑटोनॉमी है। हालांकि मुझे इस अवसर पर यह कहना है कि बहुत से विश्वविद्यालय अपनी ऑटोनॉमी का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कि उनको करना चाहिए, क्योंकि ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी हमेशा साथ साथ चलती हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ऑटोनॉमी जो विधान द्वारा हमें दी गई है उसको हम पूरा उपयोग नहीं करते। इस समय हमें जरूरत है ऑटोनॉमी का पूर्णतम प्रयोग करने के लिए। और मेरा ये कहना है कि हमें कुछ इस तरह से बिल्कुल परीक्षा न लेने की बजाय यदि हम एक फ्लेक्सिबल मोड ऑफ एग्जामिनेशन ले पाए कि एक ही क्लास का एक ही सब्जेक्ट के 100 बच्चों का इम्तहान 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, तो उसमें कोई खराबी नहीं होगी आज के संदर्भ में। जैसे कुछ बच्चे यदि फेस टू फेस क्लासरूम में आके एग्जाम देने की स्थिति में हो जाते हैं, जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो वी शुड बी ओपन टू दैट एंड वी कैन बी ओपन टू दैट। उसमें भी यदि ये जरूरी नहीं है कि हमें 1000 बच्चे का इम्तहान एक ही टाइम पे उसी 3 घंटे के प्रश्न पत्र से लेना है। पैरेलल क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं और एक ही दिन में 3 या 4 शिफ्ट लग सकती हैं। मैं बता दूं कि ये ठीक है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट विषय माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकलिटी का सवाल आता है, हमें बहुत बार यूनिफॉर्मिटी से हटके ही सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। मैं इस समय डिस्कस करना चाहूंगा देश की सबसे सम्मानित परीक्षा आईएएस की परीक्षा। आईएएस की परीक्षा का रिटन एग्जाम होने के बाद जब इंटरव्यू की बारी आती है तो कम से कम 10 या 12 बोर्ड 8 या 9 हफ्ते बैठते हैं। तो इसका मतलब 100 अलग अलग बोर्ड 50-50 आईएएस के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं। अब उनमें 100% यूनिफॉर्मिटी हो सके ये संभव नहीं है, हालांकि प्रयास किए जाते हैं, हर शाम को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज को भी बोल्ड होके आगे आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन से छात्र छात्राएं फेस टू फेस एग्जाम देने की स्थिति में हैं और देना चाहते हैं, और यदि वो है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे कर सकते हैं। पैरेलल क्वेश्चन पेपर से इस समय घबराने की जरूरत नहीं है कि कल को कोई कहे कि जी ये 2 क्वेश्चन पेपर्स का स्टैंडर्ड अलग था। वो तो हर जगह होता है। अब जुडिशरी में आपके बेंच चेंज हो जाता है तो थिंग्स कैन चेंज। एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, बाहर से एग्जामिनर आता है, वो डिफरेंट आता है, तो थिंग्स चेंज। तो इंडिविजुअल परसेप्शन कैनॉट बी टेकन आउट ऑफ द सिस्टम एंड वी शुडंट बी टू मच बॉदर्ड अबाउट दिस, पर्टिकुलरली एट दिस स्टेज। सिमिलरली यदि कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम से कंफर्टेबल है तो हमें वो कर लेना चाहिए, ओपन बुक एग्जाम से कंफर्टेबल है तो वो हमें कर लेना चाहिए। आज लैपटॉप्स में ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो विद्यार्थी को लैपटॉप के आगे से हटने नहीं देंगे और किसी और डिवाइस को लैपटॉप से इंटरफेयर करने नहीं देंगे। तो हम काफी हद तक ठीक से ऑनलाइन एग्जाम भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम का तरीका एक अल्टरनेटिव इस समय ये भी हो सकता है कि हर विषय के 2-3 टीचर उससे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा सब्जेक्ट पे बात करें, जो मधुलिका जी ने भी थोड़ा हिंट किया था। तो वो भी एक एग्जाम का तरीका हो सकता है। तो अलग अलग तरीकों से एग्जाम लेकर उनको किसी तरह से नॉर्मलाइज करके और बच्चों को यदि रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि बच्चों के डिग्री को बहुत लेट करना भी सिस्टम के संदर्भ में ठीक नहीं है। तो मेरा मूल मंत्र इस लॉकडाउन के समय में ये है
कि यूनिवर्सिटीज को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स टू कोर्स काफ़ी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी काफ़ी नहीं होगी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी को स्टूडेंट टू स्टूडेंट ले जाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट वहाँ गांव में बैठा है जहाँ ब्रॉडबैंड है ही नहीं, तो उसको तो हमें वेट करना ही पड़ेगा कि कब वो फेस टू फेस आ सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। अभी एक बहुत बड़ी स्टेट की बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी ने मेरे से बात की कि सर मेरे 30% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको मैं ईमेल भी नहीं भेज सकता, तो मैं क्या करूं? मैं क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 70% को हम वेट कराएं, अब बाकी 70% का एग्जाम करो। जहां तक मेरा सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव, मेरी इस समय कोई अथॉरिटी नहीं है एग्जामिनेशन के बारे में डिसीजन देने की, और वो 30% जब पॉसिबल होगा उनका एग्जाम करना तब करके हम नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस समय हम हमेशा ही, मैं तो पर्टिकुलरली हमेशा ही ये कहता आया हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटीज में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी है, और जब तक हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे हमारा आगे काम नहीं बनेगा। और मैं ये समझता हूँ लॉकडाउन की सैकड़ों खराबियां हैं, लेकिन एक शायद बाई प्रोडक्ट एडवांटेज ये है कि हमारा जो बना बनाया ढांचा था वो टूट गया है, हमारा इस समय सिस्टम टूट चुका है, और इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए शायद हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। मेरा एक सेकंड के लिए बहुत अच्छा कोट से लगा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। कहते प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। तो मुझे ये लगता है ये शक हम बहुत से लोगों के मन में एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली कई बार आ गया था, तो उसको तोड़ने का एक मौका है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि इस देश के छात्र छात्राओं ने बहुत क्रिएटिविटी है, उसको हमने उपयोग अभी तक नहीं किया। ये समय है कि हम उसको उपयोग कर पाएं, हम उसको आगे बढ़ा पाएं। मैंने विश्व के कम से कम सैकड़ों विश्वविद्यालयों में बात की है, भाषण दिए हैं। मुझे ये पक्का मानना है कि हमारे देश के छात्र छात्राएं बहुत क्रिएटिव हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी क्रिएटिविटी का पूरा फायदा उठा के आगे बढ़ना है। तो मैं, निधि जी ने जो कहा था कि मास प्रमोशन के तरीके यदि किसी ना किसी तरह से हम एग्जामिनेशन कर सकें तो मुझे लगता है वो बेटर होगा, और वो एग्जामिनेशन एक ही तरीके से सबका करने में हमें दिक्कत आएगी इस समय, इसलिए अलग अलग ग्रुप्स का एग्जाम अलग अलग करने की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत सुन के ठीक नहीं लगा कि विद्यार्थियों से पैसा मांगा जा रहा है कि ऑनलाइन हम आपको टीचिंग कराएंगे। ये तो एक सरासर गलत बात है और दंडनीय अपराध भी हो सकता है। आप उनसे फीस ले चुके हैं, पढ़ाने के लिए फीस ले चुके हैं। यदि आप किसी वजह से फेस टू फेस नहीं पढ़ा पाए और ऑनलाइन आपको पढ़ाना पड़ रहा है तो उसमें फीस लेने की तो कोई बात ही नहीं है, और ना ही ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई बड़ा खर्चा नहीं है। आज ब्रॉडबैंड इस देश में ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, इसलिए किसी खर्चे का उसमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा एक विषय लाया गया रिसर्च वर्क के बारे में और फील्ड वर्क के बारे में, ये जरूर थोड़ी सी, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी वर्चुअल लैब्स होने लगी हैं, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा सा हमें शंका है। तो बहुत से विश्वविद्यालय ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लैब एग्जाम, यदि 10-10 बच्चों को लैब में बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग को रखकर लैब एग्जाम्स कर सके, या जो प्रैक्टिकल बचे हैं वो भी करवा सकें तो थोड़ा बेटर होगा। अदरवाइज वर्चुअल लैब्स के भी पैकेजेस हैं जिनको यूज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी में बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से यूनिवर्सिटीज MS बाई थीसिस देते हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज MS बाई एग्जामिनेशन देते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज इवन PhD का काफी पार्ट एग्जामिनेशन से करते हैं। हमारे ही देश में जब PhD पहले सिर्फ रिसर्च पेपर से हुआ करती थी, आज 1 साल का कोर्स वर्क हो गया है। तो ये चीजें बदलती रही हैं, लेकिन हम बदलाव के लिए हमेशा यूनिफॉर्मिटी की तरफ और डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, जिससे हमें दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी को ना देखकर और MHRD डायरेक्शंस दे या UGC डायरेक्शंस दे, जहां तक बेसिक फंडामेंटल्स
ठीक रहें, यूनिवर्सिटीज अपनी ऑटोनॉमी को ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएं, तो शायद सॉल्यूशंस बेटर निकलेंगे। और लास्टली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गोविंद जी ने मुझे जितना समय दिया था वो ऑलमोस्ट हो रहा है, तो एक बात और ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की जो स्थिति है ये कभी कभी बड़ी डिप्रेसिंग हो जाती है और विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि क्या करें, रिसर्चर्स को समझ में नहीं आता क्या करें। मुझे ये लगता है कि ये होम स्टे फॉर स्टूडेंट्स कैन बी ऑल्सो टेकन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, न्यूटन का नाम आप सबने सुना है। न्यूटन को 1665 में प्लेग की वजह से 1.25 साल घर बैठना पड़ा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लॉकडाउन हो गई थी और 1.25 साल उसे घर बैठना पड़ा था, और उसी पीरियड में उसने मैक्सिमम रिसर्च वर्क अपना किया। एप्पल को गिरते देखकर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को खोज लेना शायद भीड़ भाड़ में संभव ना होता, क्योंकि वो लॉकडाउन में खाली बैठा था, ऑब्जर्वेशन ज्यादा कर सकता था, तो बेसिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने खोज लिया क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशन की तरफ ध्यान दिया। तो मैं रिसर्चर्स को, अपने यंग टीचर्स को यही कहना चाहूँगा कि इस पीरियड की जो चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करते हुए इस पीरियड में यदि हम कोई नई चीज़ों की तरफ ध्यान दे पाएँ, अपने इंक्विजिटिवनेस को शांत कर पाएँ, नई चीज़ें सोच पाएँ, तो वो एक बाई प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है। और फाइनली मैं एक ही बात कहूँगा कि जो कोविड ने हमें सिखाई है कि लाइफ की किसी भी समस्या का समाधान एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से नहीं हो सकता। हमें अलग अलग विषयों को जोड़कर ही समाधान लेना पड़ता है, उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। और फाइनली वैल्यू सिस्टम के बिना शिक्षा का कोई मतलब फाइनली नहीं रह जाता। मैं कई बार कहता हूँ, हम सक्सेसफुल इंजीनियर बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल डॉक्टर बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल वैज्ञानिक बना रहे हैं, लेकिन जब तक हम अच्छे इंसान भी साथ में नहीं बना पाते तो शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। एक बहुत अच्छी कोट थी, probably basic aim of education is to change human beings to being human. तो to being human is very important. And अब्दुल कलाम जी ने कहा था, we cannot expect the misguided youth to give us guided missiles. तो हमें यूथ को प्रॉपर वैल्यू सिस्टम रखना पड़ेगा। ये शायद ऐसा समय है जिसमें हम इस विषय को और गंभीरता से छात्र छात्राओं तक पहुंचा सकते हैं। और मैं ये प्रार्थना करूंगा न्याय चौपाल और इस जैसी भी संस्थाएं हैं, यदि हम छात्रों तक जितनी ज़्यादा मात्रा में पहुंच सकें उतना हम देश का और विश्व की भलाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे इस अवसर में आपने सम्मिलित होने का अवसर दिया। धन्यवाद डॉक्टर के अग्रवाल जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगी गोविंद गोयल जी से तो नेक्स्ट स्पीकर को आमंत्रित करें। धन्यवाद नेहा जी। डॉक्टर के अग्रवाल ने लगभग सभी विषयों को बहुत अच्छे से कवर किया है और बहुत अनुभव के आधार पर बहुत डिटेल में सब चीज़ों का समाधान सुजेस्ट किया है। हम सब प्रोफेसर के अग्रवाल जी का बहुत आभारी हैं। मैं अब डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी is an eminent educationist and researcher. He is presently director of NAAC, National Accreditation and Assessment Council, Bangalore. He had been Vice Chancellor of Chhattisgarh Swami Vivekananda Technical University and also Vice Chancellor of Tumkur University of Karnataka. We are very happy and we are fortunate, proud of Professor Sharma being with us today. And I request on behalf of Nyaya Chopal and all of you to Professor Sharma to kindly guide what should be the solution to all these problems. Professor S.C. Sharma. Namaskar, sir. Namaskar, am I audible? Yes. Namaskar. Namaskar to all of you. In fact, Mr. Praveen Reddy from Telangana raised a very important question. Even before the results are announced,
many institutions, I'm also aware, they have collected the money and fees, and the admission process is on. You see, these things have to be taken care of by the state. Respective state government should pass, they must amalgamate and keep all these things in abeyance till the results and till everything settles down. It rests with the respective state governments, and there should be some kind of a movement also that these things should not be done, which is very unethical. And our colleague, Ms. Tripathi, she pointed out a very important aspect. What should be done for the masters in science as well as for PhD program. You see, there are 2-3 aspects associated with this. One is, nothing booming can happen if we procrastinate for about 2 or 3 months. But in between, by online courses, I think the theory aspect of it in science and engineering can definitely be done, while taking into practicals. I think Professor K.K. Agarwal ji has given a wonderful solution. You see, in post-graduation, it will not be more than 30, I suppose. It cannot go beyond 30 or 35, theoretically speaking. With social distancing, I am sure the experiments can be done. You see, one other thing is, a student, he has to understand the concept. Filling in stuffing in too much of syllabus will not augur well. The reason is, for example, you have 12 or 13 experiments, and you cannot rush and say that I'm going to finish all the 13 experiments. If you have completed at least 6 or 7 experiments, it doesn't matter. Let us be cool and calm for the present, and you can conduct the examination with 5 or 6 experiments, whatever has been done, in a methodical and a scientific manner. Now lockdown has been little bit relaxed, flexible, with proper sanitization, with the temperature control, and with all these things, with social distancing. I'm sure this can be achieved. And one other thing is, Professor K.K. Agarwal ji has really given a wonderful solution, because university is really an autonomous body. A universality of education in the university has to be brought out in letter and spirit. I cannot dictate terms to the university being an authority and say that you will have to follow this and you don't have to follow this. Each university will have an innovative practice of conducting the examination and conducting the classes. The teachers and the respective vice chancellors are the best judges known. For example, we were talking, let me complete Ms. Tripathi's question. And even for PhD also, even in science, you see, to write a review article, it takes months together to write a review article with vast references of 800 to 900. The synopsis can be tailor-made a little bit, wherein a theoretical aspect is 60 or 65%, and the other 25 to 30% of the practical can be procrastinated or postponed for a few months. This COVID will not last forever. I'm sure things will always be in a very balanced and settled manner. We need not be so much panic, I suppose, because things are under control, and we must thank the government for all the efforts and help that has been rendered. Therefore, even in science and engineering also, as I just now initiated, there is a solution for that, which I have just now told you. And the other thing is, you see, we in the degree courses, we rushed and tend to complete the syllabus 100%. You see, what happens is, it should not appear that we are just for the sake of examinations, we are conducting the classes and completing. The main objective and focus, in fact, when we read Professor Yashpal Committee's report,
it says that it should be mandatory for all universities to have a rich UG, and UG students must get opportunity to interact with the best faculty. I am sure most of the universities do have best faculty, and when they rub shoulders with such best faculty, I'm sure at least the 60% of the syllabus is completed. Within that 60%, if you have probable questions, about 40 or 50 questions, I'm not asking to give the exact questions what is being asked in the examination, and the student also should be made very comfortable to answer at this juncture of crisis. So now when we talk about online classes, in India, major portion, we don't have proper bandwidth. What about the rural colleges? What about the government colleges? This is the most important and mind-boggling question. For that, you can coin a terminology as Jnana Taranga. What is this Jnana Taranga? For example, if it is a rural college, the respective universities, as again stated by Professor K.K. Agarwal, the university is an autonomous body, and you will have to find methods, whether it is an open book or whether it is online, or whether you can take the examination at the nearest spot. Nearest spot in a rural place where you can congregate in a particular, where it is accessible, and finish the examinations. So the respective universities should come out with innovative methods within the existing facilities, and thereby they should complete the examinations, so that next for the admissions it should not have any kind of an hindrance. Now the first half of 25th century is witnessing unprecedented revolutions, and progeny is exposed to radical uncertainties and transformation. What is this? The present COVID-19 pandemic situation is unexpected, and this has demanded to look for immediate remedies in the field of economy, administration, and more so in education and also industrial relations. Therefore, to find innovative methods, universities are the best judges of teachers and the vice chancellors. And this is the time which decides our fate for survival of mankind. As stated again by Professor Agarwal, what is higher education? Higher education, how you make a human being as human, survival of mankind, search for reason to flourish the human civilization in this planet, restructure and refine all our perspective and on all aspects of life and values that determines our spirit. Now, with this knowledge economy, even during this lockdown period, knowledge economy, publication of papers for PhD students, postgraduate students on theoretical aspects can be done. Well, the information and technology is slightly different. Technology is being used now. The Gurukula Paddhati of Guru and Shishya Parampara, no amount of online education, or this is not good governance in my opinion. And for the present, the online mode, examinations to be conducted by universities in a very autonomous manner, whether an open book or online, depending on the situation. Situational ethics is also important, and the situation, how much the syllabus is covered and what is the practical aspect that is done, and keeping and making the student very, very comfortable. All these things have to be designed. You see, people say quality. What is quality? It is a multi-dimensional approach. Quality is a subjective term, because in the institutional setup, quality is the collective responsibility, and it is outcome of high intention. The sincere effort that is done by the university is important, and the cohesiveness and working combination of above aspects are much more important than delivering goods in haphazard manner to stakeholders of higher education. Which means to say, to conclude, make the student very comfortable, number one. Adopt different kinds of methods to conduct examination, whether it is open book or online. Leave it to the respective universities with utmost sincerity.
when autonomy is given, accountability is also there, I am sure, and there is always the chancellor there and the syndicate, senate and board of studies which will be watching. Therefore, keep all the rural and government institutions in mind where the computer system, laptop or respective software is there or not. Number 3, don't rush to cover the syllabus and make the student even more depressing during this distress conditions. Give whatever the student has understood, please see to it that we give questions in that, and as far as possible, try to help the student. Once it eases out, I am sure whatever is left out during Sundays or Saturdays or handouts, there are so many other methods in pen drive you can give, you can teach them. Therefore, ultimately, the mental balance is very important of the student as well as teachers. Direction is important. I would request Shri Govind Goyal ji to involve our next speaker, Shri Nand Kumar ji. Thank you. Thank you, Neha ji. मैं अब माननीय श्री नंद कुमार जी को आमंत्रित करूंगा. आई विल रिक्वेस्ट श्री नंद कुमार जी टू काइंडली guide us. A very eminent Nand Kumar ji is scholar and full-time RSS pracharak. He is a member of Rashtriya Karyakarani of RSS. He has authored at least half a dozen books. He had been editing the largest read Malayali weekly magazine and is very accessible, very pleasant personality. Nand Kumar ji, we will be lucky to have his views and his guidance today. I will request Nand Kumar ji to kindly come forward and guide today's proceedings. Shri Nand Kumar ji, please. Namaskar, Govind Goyal ji, and all respected dignitaries participating and also presented their views already. I'm so happy, and I would like to express my gratitude to Nyaya Chaupal on behalf of this whole nation. I would like to express my gratitude. At the outset itself, I would like to say that I'm an odd man out of this highly dignified panel and the participants, because most of 100% of these participants are related to academics, those who are studying and also those who are teaching. So I'm very happy to be here in that sense, but not for presenting any new ideas before you, because the people who are facing this particular issue and the concerned persons जो इसको हल करने के लिए, अमल करने के लिए जो दायित्व जिनके पास है, वो लोग कुछ कर सकते हैं, वो अभी कर चुके हैं मेरे ख्याल से. What all are the problems which, as for now, what the students in the higher education level क्या फेस कर रहे, इसके बारे में निधि जी, अनिकेत जी, प्रवीण जी ने सही ढंग से बताया. मैं भी एक प्रकार से एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स इस नाते ये हमारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि फर्म स्टैंड रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. छात्र केवल उनके क्या है राइट्स के बारे में सोचने के जगह पर उन्होंने इस देश के लिए किस प्रकार के जो लोग चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, इसलिए उन्होंने बताया, एक एबीवीपी का जो स्टैंड बताया, मास प्रमोशन के लिए कतई वो सपोर्ट नहीं करते हैं. सो इन एनी वे वी हैव टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, दैट्स नीडेड, एंड इट हैज बीन आंसर्ड बाय 3 eminent educationists, Madam Vice Chancellor ji and also Professor Agarwal ji
एंड ऑल्सो प्रोफेसर एस.सी. शर्मा जी, तीनों इसका जो सही जवाब भी दिया है। एग्जामिनेशन तो करना ही चाहिए, चाहे तो कुछ समय आगे जाना पड़ेगा। अग्रवाल जी ने जो वो पहले वाला जो पैंडेमिक के बारे में, इन्फ्लुएंजा के पैंडेमिक के बारे में कितने साल यूनिवर्सिटीज बंद करना पड़ा, इसके बारे में बताया था। So it is also a necessity. So we can wait some 2-3 months more for conducting examinations. So examinations should be conducted. That is a necessity. Because अच्छे छात्र, मैं वही बता रहा हूँ, good students वो चाहते हैं। So that stand के लिए मैं उनको congratulate करना चाहता हूँ। And another thing, Aniket ji was addressing us from Dharavi. That means the students community has taken a solid social responsibility also. Dharavi is considered to be the hottest corona spots in the whole world, even other than Wuhan, China के पूरा ये कर दिया है, तो फिर अभी सबसे affected area है। उस affected area में एक student leader with students and ABVP members, they are working there। एक प्रकार से इतना खतरनाक एरिया पर काम करने के लिए उन्होंने आगे निकला, ये सबसे एक आदर्श ऐसा मेरे को लगता है। I don't know whether बीच में in between my connection because of some technical problem was lost. I don't know whether Vice Chancellor Madam और अग्रवाल जी और शर्मा जी आंसर किया है क्या पता नहीं है। Nidhi ji has asked one question regarding प्रवेश परीक्षा। वो छात्र समुदाय सबसे ज्यादा व्याकुल है, वो एक प्रकार से they are very much affected about that. They have got doubts about the entrance examination for central universities and all other universities. So what is your solution? I also would like to hear that. Whether you have already answered, then it's okay. I can have it from Govinda Goyal ji or anyone else. Okay. So सही ढंग से सभी का जो उत्तर दे चुके हैं, so I don't want to take much of your time. One thing is for sure, education system or education systems, I'd like to say, in all the nations, right from America or China to Maldives or Estonia, Lithuania जैसे tiny nations तक सब दूर कैसे इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्टेड हो गया है, उस प्रकार से हम मानना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम हैज आल्सो बीन एक प्रकार से बैटेड हो गया है। ये कैसा रीबिल्ड करेंगे? मैं रीबिल्ड करने का जो विषय बताने के समय केवल जो शहरों में जो the so-called affluent community, those who can afford computer and internet system and also having enough bandwidth and having proper good modern gadgets, they can go through this online classes and everything. Okay, we have to change, it is needed, but along with that, how we can do some sort of support to our rural folks and even Vanvasi students. They are very much affected because of this. So in the इस gap period में how universities itself, universities already Professor Sharma ji and Professor Agarwal ji ने एक बहुत अच्छी बात बताया, autonomous and universality of education. Along with that, I think universities has got that responsibility that also has been mentioned. So we have to take care of such deprived classes. How we can manage it? I'm not mentioning just about the higher education area. I'm mentioning about our primary education area also. See, the higher education students can depend upon their computer, their online education and everything. Without person-to-person, face-to-face contact, they can study. Already they were doing that, already. But that is not the case
of the primary level ka jo students, they need some sort of structural arrangements, some sort of organizational arrangement, institutional mechanism, teacher to students relationship. I'm not saying that the classroom should be like this only, but some sort of innovations, it has also been mentioned, I am just repeating, some sort of innovations are necessary for that purpose also. Another thing which I would like to mention is, what which worries me as a layman is training to the teachers. See, when we are talking about the online education, are our teachers and all our lecturers or professors are competent enough to give the classes online in a, what you say, 100% effective manner? I have got so many connections and what you say, talks with many of the lecturers and many of the teachers, and they were saying that they are not satisfied with that. So, but they can, they must, they will do it if we can give them proper training. So teachers training का भी एक प्रकार से चेहरा का जो एक चेंज होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है. Another important thing which I would like to mention, whether it comes under today's topics purview, I am not sure. Sorry if I am going somewhat outside the syllabus of today's meeting. That is, now because of this pandemic heavy blow which we all were suffering, vulnerability of two major systems came out, that we have to accept that fact, the vulnerability of our healthcare system and also the vulnerability, don't, our educationist मेरे ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, I would like to say the vulnerability of the Indian university education system. Why I am saying so is, see, many of the universities at the international level, they are in the war front. Universities themselves are, as an institution, as a research, as a scientist research students union, they were all in the war front and they are leading the fight. आप Cambridge ले लीजिए, Oxford ले लीजिए, but I would like to know that our university's contribution in the research activity to find am I expecting something beyond the capacity of the universities? I don't know. I know virology departments are there in the universities. Microbiology departments are there in the university. How many universities have come forward with a proper experiments and researchers in this line? I'm not saying that immediately they should find some vaccine, but how many are actively participating in this? Why it is happening? That is happening because, see, Yuval Noah Harari, in his famous book 21 Lessons for the 21st Century, he brought out this vulnerability of our university system or education system. We have to change. We have to go forward. In अभी की स्थिति में ये बताना थोड़ा मेरे मन में ये विषय आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ. Many of the US universities, many of the Chinese universities are doing their bit to help during the coronavirus pandemic. So many examples are there. I don't want to take much time. Still, we are all expecting some sort of vaccine will come out from such and such university of such and such developed nations. So that is one thing. Whether our mathematicians, whether our statisticians, not only I'm not just talking about the science and microbiology or anything, I'm just asking about the mathematicians, whether they have come out with a proper, what you say, statistics about our issues. Another thing, sharing data and information. इसका भी बहुत सारा विषय करने के लिए हमारे जो यूनिवर्सिटीज को करने के लिए है. So, and also the matter which has been mentioned by
Professor Agarwal ji in the end, that is our education system. Our education is totally based upon value system. So that ethical guidance and remolding, restructuring our total education system, that's also needed. See, this post-corona scenario, इसमें सभी systems change होने वाला है. So education system is also facing such a situation and it also should change. इसकी आवश्यकता है. See, just this type of historic incidents, pandemic kaho, युद्ध kaho, any of the revolutions kaho, you all are well aware about the fact that after industrial revolution, औद्योगिक क्रांति के बाद पूरे विश्व का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है. So it is going to happen. We all have to come forward in that way. Already the issues have been raised by our students and it was been answered by our eminent educationists. I was just raising कुछ issues post corona period के लिए, अभी के लिए नहीं है, post corona situation के लिए कुछ क्वेश्चन रेज करने के लिए मैंने तैयार हो गया. मैंने जो बात रखा, अभी जो बार बार एडमिन्स के सामने कुछ क्वेश्चन आ रहा है हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज इश्यू, whether it is going to be discussed or not, I don't know. So such practical issues are also to be addressed. That is the work of NIAI Choupal. Whether that's a genuine demand from the student side, it is to be presented before the concerned authorities. NIAI Choupal इसके लिए भी कुछ करेंगे, ऐसा बताकर मैं मेरे ये 4 शब्द समाप्त कर रहा हूं. नमस्कार, जय भारत. बहुत धन्यवाद नंद कुमार जी, आपने बहुत विस्तार में हमारा मार्गदर्शन किया. अब मैं निवेदन करूंगी श्री गोविंद गोयल जी से कि हमारे अगले स्पीकर उनको इनवाइट करें, आमंत्रित करें. Before that, I will once again thank Shri Nand Kumar ji for his thought-provoking guidance on all issues. We are very lucky. We feel proud to have Shri Anil Dave. Justice Anil Dave is a renowned jurist and had been judge of this High Court and Supreme Court for more than 21 years. Before that, Justice Dave had been teaching in the law college for more than 2 decades. Justice Dave has had varied experience. He had been Chief Justice of Andhra Pradesh High Court as also Bombay High Court. I request Justice Dave to guide today's proceedings. Justice Dave, please. नमस्ते. मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने सारे एकेडमिशियंस के साथ मैं भी आ गया हूँ. मैं तो छोटा सा शिक्षक था, ऑफ कोर्स लॉ कॉलेज में, कहीं आई डिडंट वर्क एज अ जेन्युइन चांसलर और वाइस चांसलर. लेकिन मुझे स्ट्रेट वे कमिंग टू द पॉइंट, जो मास प्रमोशन की बात है ना, मैं मानता हूँ मास प्रमोशन तो कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए. मुझे पता है कि 74 में जब मैं स्टूडेंट था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए एग्जामिनेशन. मेरी सीए की एग्जामिनेशन तो हुई थी, लेकिन गुजरात में नवनिर्माण के हिसाब से काफी जगह पर मास प्रमोशन दिया गया था. और मुझे आज भी याद है कि उसके कम से कम 5-6 साल बाद तक भी जिनको मास प्रमोशन मिला था ना, हम लोग लेबल लगाते थे, ये नवनिर्माण वाला है, ये नवनिर्माण में पास होने वाला है जिसने एग्जाम नहीं दी थी. Why have that label? मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है. क्यों बिना एग्जामिनेशन किसी को पास करो? और वो मुझे लगता है वो बच्चों पर भी ये लेबल लगता है. एंड सेकेंडली मुझे लगता है अगर कहीं जॉब वगैरह लेनी हो तो भी उससे दिक्कत हो सकती है. एंड सेकेंडली व्हेन अ पर्सन हैज स्टडीड, व्हाई शुड ही नॉट प्रूव हिज वर्थ कि भी देखो मैंने एग्जाम देनी है, मुझे मैंने पढ़ाई की है, मैं एग्जाम दे दूंगा. ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम्स है, एग्जाम बाद में दे सकते हैं. आपको पता है एटीकेटी होता है, अलाउड टू कीप टर्म. मुझे लगता है कि ऐसा किया जाए कि भाई चलो अलाउड टू कीप टर्म कर दो. अगर कोई सेकंड ईयर में है तो उसे थर्ड ईयर में ले लो. 3-4 महीने के बाद उसकी स्पेशल एग्जामिनेशन ले लो, जब कि माहौल नॉर्मल हो जाए. नॉर्मल होने में देर लगने वाली है, हमें पता है. कहते हैं कि शायद साल भी निकल जाए, शायद वी विल हैव टू लिव विद कोरोना. हो भी सकता है जैसे हुआ था पहले पास्ट में. फिर भी मुझे लगता है कि सारी की सारी एग्जामिनेशन देनी चाहिए. मुझे पता नहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देते हैं,
लेकिन जैसे भी हो, विथ बुक्स करो, ऑनलाइन करो, कुछ भी करो, एग्जामिनेशंस होनी चाहिए। विदाउट एग्जामिनेशंस किसी को पास करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है शायद बच्चों के लिए कर सकते हैं कि अप टू स्टैंडर्ड 5 या स्टैंडर्ड 6 ठीक है, बच्चों को पास कर दो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ाई भी बाकी है तो थोड़ा सा हार्डवर्क कर लेंगे, बच्चे करेंगे, हम शिक्षक करेंगे। ऑफ कोर्स अब तो मैं शिक्षक नहीं रहा, लेकिन एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके कर सकते हैं। अगर स्कूल का टाइम 10 से 4 का है तो 9 से 4 कर दो, 10 से 5 कर दो। जब भी कुछ नॉर्मल हो उस वक्त हम ज्यादा पढ़ाई करा सकते हैं, बच्चे भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। लेकिन ये मास प्रमोशन, मुफ्त में डिग्री लेनी, कोई भी चीज मुफ्त में खराब है, मुफ्त की कोई कीमत नहीं होती। दैट इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। इसलिए मैं मानता हूं मास प्रमोशन की बात छोड़ो, हर एक एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इवन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थोड़ा सा टाइम के बाद ले लो, 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, लेकिन एग्जामिनेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है ये हो सकता है जो एटीकेटी करते थे 6 महीने के बाद में एग्जाम लेते थे, जो फेल हो जाते थे एक सब्जेक्ट में, उनको अलाउड टू कीप टर्म के हिसाब से वो जो एटीकेटी कहते थे हम पॉपुलर पार्लेंस में, ऐसा कर सकते हैं कि अभी एग्जाम थोड़ी सी बाद में कर दो, और फाइनल ईयर की तो पास प्रमोशन हो ही नहीं सकती। दैट इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। दूसरी बात रही फी की, मैं नहीं मानता कि एक्स्ट्रा फी लेनी चाहिए। अगर आप लोग ये सब करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अरे ऑनलाइन पढ़ाने के एक्स्ट्रा पैसे कैसे ले सकते हैं? हाउ कैन यू डिमांड ऑल्सो? बिल्कुल अनरीजनेबल बात है। आपने क्लासेस में नहीं पढ़ाया इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जिसने बताया, मेरे ख्याल से आई डू नॉट नो हु सेड, समबडी सेड कि ऑनलाइन के लिए ज्यादा, हाँ मिस्टर रेड्डी ने बताया तेलंगाना से, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन के पैसे लेते हैं। अरे भाई कैसे ले सकते हो आप? ऑनलाइन के पैसे लेते हो तो जो क्लास में सिखाने के पैसे थे वापस करते हो? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब करो तो क्लास में सिखाने के पैसे वापस कर दो, ऑनलाइन के पैसे ले लो। ये तो बिल्कुल खराब बात है, दिस शुड नॉट हैपन। हो सकता है कि कुछ टाइम पढ़ाया नहीं तो थोड़ी सी स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगे कि इतना पढ़े नहीं है फिर भी फीस देनी पड़ती है, थोड़ी सी कम ले लो। शिक्षक को तो सैलरी देनी पड़ती है, शायद उनको भी थोड़ी सी कम दे दो, लेकिन जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो तो हो गई, तो फीस तो लेनी है, थोड़ी सी कम लो या ज्यादा लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट लेकिन ये अंडर द प्रिटेक्स्ट की ऑनलाइन एजुकेशन देना है इसलिए ज्यादा फी लो, वो तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दिस डिसऑनेस्टी, अधर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तो कोई बात रही नहीं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी होनी चाहिए, और वो नहीं होगी तो ठीक नहीं चलेगा। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम तो अभी ये है, लेकिन दूसरा तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। अगर ये लंबा भी चले तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रेगुलर कोर्स में शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, मैं पूछूं एक बात आप सबको और मुझको भी, 3 महीने पहले हमने क्या कभी सोचा था कि ऐसे वेबिनार होंगे? कोई कलकत्ता से, कोई बंबई से, कोई मद्रास से, कोई चेन्नई से, आई मीन चेन्नई से या तो कोई कलकत्ता से, सब साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे। हमने कभी सोचा नहीं था, ये नई बात है हमारे लिए। हमारे लिए नई बात है कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, शायद हो सकता है कि अपने में से कोई कहीं चेन्नई में हो, अपने में से कहीं कोई तेलंगाना में हो, हैदराबाद में हो सकता है, होगा ही शायद। हमने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा। तो अभी कोई नया तरीका अगर हमें आजमाना है तो करना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी विद द वर्ल्ड। जब प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ करना है, कुछ रास्ता निकालना है। अगर रास्ता कुछ नहीं निकालेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। तो ये भी गलत है। कुछ भी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा फीस ऑनलाइन के बाद में नहीं लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव, देन दिस इज व्हाट आई थिंक यूनिवर्सिटीज शुड आल्सो अंडरस्टैंड, कोचिंग क्लासेस शुड आल्सो अंडरस्टैंड। बाकी सब मेहनत तो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। जब इतनी टाइम छुट्टी ले ली है हमने, ऑफ कोर्स छुट्टी में जो अच्छे हैं उन्होंने तो कुछ पढ़ाई की होगी। अगर पढ़ाई नहीं तो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मेरे एक दोस्त ने हारमोनियम सीख लिया, मेरा फ्रेंड जो मेरी उम्र का है उसने हारमोनियम सीख लिया घर में बैठे बैठे उसके बेटे के पास से। तो यानी मैंने भी कुछ पढ़ा, आप सबने कुछ पढ़ा होगा। अपने जो हमारे पास अब टाइम ज्यादा है, काम जितना करते थे उतना काम नहीं करते, तो कुछ कर लेंगे। इस तरीके से जब भी रेगुलर स्कूल कॉलेजेस शुरू होंगे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लेंगे बच्चों को। लेकिन ये करना है, एग्जाम्स देनी है और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखनी है। आई डोंट थिंक आई हैव टू ऐड एनीथिंग मोर। जो आज का निष्कर्ष है मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। एनीवे, आई एम रियली हैप्पी कि न्याय चौपाल ने ये प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा किया है, ताकि हम लोग भी सब जान सके। ऑफ कोर्स मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ ये फील्ड में, लेकिन एज ए लेमैन, एक जमाने में मैं भी स्टूडेंट लीडर था, यूनियन का मेंबर था, मुझे भी लगता था कि एग्जाम तो होनी चाहिए। जब मैं स्टूडेंट था तब भी मुझे ऐसा लगा था, तो आज तो मैं पक्का मानूंगा कि होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा सबका मार्गदर्शन किया। इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल टू ऑल ऑफ अस। अब मैं निवेदन करूंगी गोविंद गोयल जी से कि इस ई बैठक को आगे बढ़ाएं। थैंक यू नेहा जी। आई विल रिक्वेस्ट एयर वाइस मार्शल एलन शर्मा जी to make some
briefly independent observations, and there are 2-3 persons who have to make brief observation of 2 minutes, and then we will go to vote of thanks. Air Vice Marshal Alan Sharma ji, please. Thank you so much for giving me an opportunity to speak on this forum. Everybody who spoke before me spoke about the university system of education, but I'd like to talk about the school segment. India has got one of the largest school segment in the world, bigger than even US or UK. As on date, we have got about 16 lakh schools. 16 lakh schools, out of which about 25% schools are private run schools and 75% schools are government run schools. Now, during this pandemic, corona pandemic, there's been a lot of furor among the parents, among the teachers, the management, a lot of stakeholders in the school education system, and there has been a kind of trust deficit. The schools have been closed right from 24th of March, but ever since the session started, the schools have been imparting online education. Now, number of parents, they have gone to the court. They approached the state government, they approached the central government that since the teachers are not physically teaching in the classes, they should not be asked to pay the fee. The government issued some instructions, the High Court gave some instructions, but the net result is there's a lot of trust deficit which needs to be addressed, which needs to be appreciated. I'd like to tell everyone that as the Honorable Justice said just now, this online teaching, the video conference, everything is a new phenomenon. It's not known to everybody. Everybody is not trained on this. The teachers have taken on this challenge, in very, very short time, with practically without any training. So whatever teaching, whatever training or whatever teaching they are imparting to the students, that needs to be appreciated, that needs to be acknowledged, and that needs to be applauded. Instead of, the parents telling the management and managements telling the teachers that they are not able to pay them full salary, I think it would be very, very unfair. As it is, I'd like to tell you, I'd like to draw a small comparison between the public funded schools and the privately funded schools. In the year 2010 to 2016, there was a drop of about 11 million students in the government sector, government schools, and there was an increase of 16 million students in the same period. And 80% of these private schools are budget private schools. When I talk of budget private school, what I mean to say, the fees, anything less than 1,000. So everybody is making out as if all the privately funded institutions, they are on a profit making spree, as if they're looting the society. So my submission is the role of the private sector in the school education needs to be accepted, acknowledged, and understood. Today, a private school teacher is paid much less than the government school teacher. You would be surprised that most of the private school teachers, they are paid almost half of the government sector salary. Government teacher today draws a salary which in certain states I would like to submit. Then in a state like UP, the salary of a government teacher is 4 to 5 times per capita GDP and of the country, and 15 times that of the state. At the same time, the private school teachers, they're being paid peanuts. They're being paid very less, and on the top of that, the management, the parents, everybody is saying, cut their salaries, don't pay them the fee. So my submission to all the stakeholders here, the people who have got something to do with the school education or the decision making,
that we need to bridge this trust deficit. We need to appreciate, we need to encourage the private sector to improve the quality of school education. In fact, I would go a step further. It is high time. It is high time Sir, that sorry to interrupt. Sir, sorry to interrupt. Due to shortage of time, I would request you to put across your views briefly to us. I'll finish in one sentence. It's Thank you high so much. time that it is high time that the government thinks about handing over of the school education segment to the private sector with some lighter controls and not the tighter controls. Thank you so much for giving me opportunity. Thank you so much. Thank you so much, sir. बहुत धन्यवाद. Now I would like to invite our next speaker, Dr. S.K. Garg, who is former principal, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली, और इस वक्त वो डायरेक्टर जनरल हैं महाराज अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली के. मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी आके अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशंस हमारे साथ साझा करें. धन्यवाद. धन्यवाद नेहा जी और धन्यवाद गोविंद जी for giving me this opportunity. One of the points which I wanted to make has already been cleared by Professor K.K. Agarwal, that we must look for multiple options for conducting the examination. Examination must be there, no question of promoting, because that will be demeaning the degrees of our own universities. Justice Dave has also emphasized it, and I think everybody agrees on it. Secondly, what I would like to say is that COVID has given us an opportunity to look for increasing new means of increasing our gross enrollment ratio. Our gross enrollment ratio has been 25% so far, and we can very easily, with this experience of 2 or 2.5 months, when all of a sudden it fell upon us and we were able to conduct online classes, maybe for 90 or 95% of the students in some cases, maybe a little less in some other cases, but we have been able to conduct it. If we go in a planned way, we certainly can plan an education system where the classes are conducted online, the examinations are held online, and everything goes online. So a large number of students can be given education through this online mode. This, I think, the government must emphasize upon. Secondly, some component of online education must come into the regular stream also. UGC has been emphasizing upon the universities that at least 20% of their courses should be online through MOOCs. But I think now is the time when every university, they are autonomous, as Professor K.K. Agarwal has rightly pointed out, they must adopt not 20%, maybe 40% of their courses to be taught online. And third thing I would like to say is that our distance learning education institutions, most of them are running in a rote manner. They are trying to send the study materials, printed study materials, most of them, and which rarely reaches the students. If it reaches very late. They also must take to online education and online teaching, except where in maybe some remote areas where online facility as of now is not there, they may send the printed material. And lastly, I'll support Air Vice Marshal Sharma ji, what he has said. He has said about schools. I'll say about all private education institutions in higher education also. The staff is to be paid salary. Why should they be paid less? Is anybody else getting less salary? Marginal cuts are okay. Marginal, some donations are given, that's okay. But the salary should not be cut. And for that, it is necessary that the fee structure should be properly regulated and there should be no cut in the fees which these institutions are charging. Once again, thank you very much, Govindji, for this wonderful webinar that you have organized. And thanks to Nyaya Chopal. Thank you so much, sir. Thank you so much for your guidance to all of us. Now I would like to request, मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर A.D.N. वाजपेयी जी से, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, कि वो आके अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करें.
धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। नया चौपाल में सम्मिलित होने के लिए, साक्षी होने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मित्र निशिकांत चौधरी जी, जो कि निकटता से जुड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्र के काम देख रहे हैं। और मैंने सभी को ही बड़े ध्यान से सुना, और शिक्षा क्षेत्र में काम करने के कारण और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी सेक्रेटरी जनरल होने के कारण मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। निधि जी ने, अनिकेत जी ने, प्रवीण जी ने विद्यार्थियों की समस्याएं बताई। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिना परीक्षा के डिग्री का मूल्य नहीं होता है। परीक्षा का प्रकार कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम को रूसा के अंतर्गत लागू किया गया था। हम उसका अनुपात बढ़ा दें और रिटन एग्जामिनेशन का जो अनुपात कम करके भी एक व्यवस्था की जा सकती है। और रिटन में जो होते हैं उसमें भी ऑनलाइन जिस तरह से दे सकते हैं, जो विद्यार्थी नहीं दे सकते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन इस सबका किसी का उल्लेख जो है वो डिग्री में नहीं होना चाहिए। जस्टिस दवे जी ने कहा एटीकेटी वाला सिस्टम बात की, यदि कंटेम्प्ट न हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा एटीकेटी जैसा सिस्टम लागू करें, लेकिन मार्कशीट में या डिग्री में लिखे नहीं कि सप्लीमेंट्री या एटीकेटी दोबारा एग्जामिनेशन के दौरान इसको डिग्री मिली है, क्योंकि उसका भी जो है एक गलत असर पड़ता है। विद्यार्थियों को फीस देने की समस्या आ रही है, बहुत सारे विद्यार्थी कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी हो, सपोर्ट सिस्टम ऐसा डेवलप हो, चाहे सोसाइटी के द्वारा या बैंकिंग के द्वारा, स्टेट के द्वारा, जिससे उनको फीस देने में दिक्कत ना हो। सैलरी कट्स वॉलंटरी भी हो सकता है, लोग भी तैयार हो सकते हैं। और स्टेट यदि पॉलिसी बनाता है कितने परसेंट नहीं देंगे, जैसे 36 बनाया कि 30% सैलरी कट होगा, तो उसमें किसी कोई समस्या नहीं होगी और कोई ऐसी बड़ी आफत भी नहीं आ जाती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात एक ऑटोनॉमी की आई है, मैं इस पर बात करूंगा। और संभवतः प्रोफेसर के अग्रवाल और एस सी शर्मा जी, के अग्रवाल बहुत सीनियर है, एस सी शर्मा जी हमारे बहुत से दोस्तों में से वाइस चांसलर हैं। मैं कुलपतियों की तरफ से बात करना चाहूँगा। ये ऑटोनॉमी जो कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमी है, ये बिल्कुल बेकार की बात है, कहना चाहूँगा। विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमी है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि परीक्षाएं नहीं होगी, जनरल प्रमोशन होंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, होशो हवास में कह सकता हूँ, किसी भी कुलपति की ये हिम्मत नहीं है महाराष्ट्र में कि सरकार के विरोध में जाकर के कहे कि नहीं हम परीक्षाएं कराएंगे। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाएंगे और उसको जो है अपनी नौकरी से जाना पड़ेगा। तो यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि स्वायत्तता बने, और विशेषतर इस दौरान में, तो देखिए हायर एजुकेशन जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो एमएचआरडी को जो चांसलर होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की, उनसे बात करके, चीफ मिनिस्टर से बात करके एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि सारी गाज जो है वो कुलपतियों के सर पर न गिरे। ये मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, और इसमें जो है कुलपतियों की तरफ से भी कह रहा हूँ और अपनी तरफ से भी बात कह रहा हूँ कि इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक ग्रुप होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हम जो भी सिस्टम अपनाना चाह रहे हैं उसे पूरी पारदर्शिता के साथ में हमको ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। जहां तक लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी के इंटरफेस की बात है, आदरणीय नंद कुमार जी ने जो एक दुखती रग जो है छू दी है। ये विश्वविद्यालय हमारे पास में लगभग 973 विश्वविद्यालय हैं, 36,000 समझिए कि कॉलेजेस हैं, और उसमें 12-13 लाख समझिए टीचर्स काम कर रहे हैं, और 3.5-4 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनका जो सोसाइटी से कनेक्ट है वो हो ही नहीं पा रहा है। एक ज्ञान के टापू बने हुए हैं। जो भी समस्या आती है, समस्याओं के लिए या तो हम ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर करते हैं या हमारी जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हम बात करते हैं। विश्वविद्यालयों पर हमने भी विश्वास नहीं किया। अभी जो आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे थे, जनरल साहब कर रहे थे, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के बीच में बना हुआ है। यदि स्टेट को कोई पॉलिसी बनानी है सोशोलॉजी से जुड़ी, सोशल से जुड़ी हुई, इकोनॉमिक से जुड़ी हुई, पॉलिटिकल से जुड़ी हुई, अगर मान ली विश्वविद्यालयों पर भरोसा करता है स्टेट, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं, आचार्य लोग हैं, वो भी इसमें आगे अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन
ये बात बहुत जरूरी है कि विश्वविद्यालयों को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए था इस दौरान कि हम किस प्रकार से कोविड-19 से लड़ सकते हैं। यहाँ एक बार जो निधि ने कही थी कि रिसर्च के लिए कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो देखिए जहाँ तक सोशल साइंसेज के सर्वेज हैं, वो तो यदि हम सैंपल डिजाइन बना लें और जिस प्रकार से ऑनलाइन हम टीचिंग का काम कर रहे हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन सर्वे भी हो सकते हैं। सर्वे का डेटा कंपाइल करना, एनालिसिस भी बहुत इजी हो जाएगा कि हमारे पास में ऐसे पैकेजेस आ सकते मिले हुए। लेकिन जहाँ पर लैब के एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, लैब लेबोरेटरीज जहाँ पर जरूरी होगा, वहां पर थोड़ी सी मुश्किल तो जाएगी, लेकिन उसका जो थेरेटिकल वर्क है वो पूरा हम अपने गाइड के साथ में कर सकते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वो काम किया जा सकता है। एक मैं निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो ये कि हमारे पास में जो औपचारिक शिक्षा में लगे हुए तो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, सब लोग हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स रिटायर हो चुके हैं। जो रिटायर्ड टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा पूल हमारे पास में उपलब्ध है, जो कि शरीर से भी और बुद्धि से भी पूरी तरह कुशल हैं और कुछ योगदान देना चाहते हैं। वो बिना किसी राशि के, बिना Sir, I am sorry to interrupt. जस्ट एक मिनट नेहा, जस्ट मिनट Sir, we are running short on time on this session. So, just a minute, Neha, just a minute. Let me complete my sentence. Thank you so much. Complete my sentence. I think you should be courteous enough to complete my sentence. Absolutely, sir. Thank you so much. केवल निवेदन इतना करना चाह रहा हूँ कि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका पूल के उनका भी उपयोग करना चाहिए कि ये दुख का समय सब लोग इकट्ठे होकर के काम करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। नए चौपाल को और नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अब इस बैठक का समापन का समय हो गया। इससे पहले मैं एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब आए और इस बैठक में पार्टिसिपेट किया, मैं आपका धन्यवादी हूं। अब मैं श्री राजकुमार जी से निवेदन करूंगा। राजकुमार जी अपने न्याय चौपाल की संस्थापक सदस्य हैं। राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री राजकुमार जी। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद गोविंद जी। न्याय चौपाल की ई बैठक सीरीज में आज का जो विषय एजुकेशन रिलेटेड इशू पर आप सभी का मार्गदर्शन हमको मिला, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज पूरे देश से शिक्षाविद, शिक्षण संस्थाएं, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने विचार आपने सभी ने रखे, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं आज के विशेष कार्यक्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय आज के इस कार्यक्रम में श्री के अग्रवाल जी का, जस्टिस अनिल दवे जी का, माननीय नंद कुमार जी का, श्री एस शर्मा जी का, जिन्होंने आज अपने मार्गदर्शन से, अपने विचारों से हमें अवगत कराया और पूरे देश में ये जो शिक्षा से संबंधित जो चल रहे हैं उसके बारे में न्याय चौपाल की बैठक में आप सबको हमने जानकारी दी। आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ही इस ई बैठक की सीरीज को हम इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री गोविंद गोयल जी का विशेष आभार। आज आपके मार्गदर्शन में ई बैठक न्याय चौपाल की हम लोग कर पा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की मंच संचालिका श्रीमती नेहा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और कल्याण मंत्र के लिए सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर कल्याण मंत्र करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद।